समझ में आ गई कि भाई ये सब चीज रेफरेंस फ्रेम के साथ चेंज होती रहेंगी। नाउ द पॉइंट इज कि चेंज होके होगी कितनी, तो वो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अब कि भाई कितना कितना चेंज आता है। तो सबसे पहले समझिए कि अगर अपन ऐसे लिखते हैं एक्स ए बी, तो इसको ऐसे लिखो, या किताबें कई बार ऐसे लिखती हैं एक्स ए ऑब्लिक बी। इनका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है आगे तो वो है जिसको देखा जा रहा है, और जो लास्ट में होता है, बाद में होता है, वो कौन होता है? ऑब्जर्वर। कौन होता है? ऑब्जर्वर। मतलब इसको कौन देख रहा है? बी। किसको? ए को। तो ऑब्जर्वर कौन है? बी। तो इसे पढ़ते कैसे? अगर मैं इसको एक्स को पोजीशन बोल रहा हूं, तो पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो हमें इस सिंबल से ये लाइन समझ में आनी चाहिए, और इस लाइन से ये सिंबल बनाना आना चाहिए। दोनों चीज हमें आनी चाहिए। अब इसे डिफाइन कैसे किया जाता है मैथमेटिकली, कि एक्स ए बी, अगर आपको वेक्टर में याद रखो, आप तो निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? एक्स ए वेक्टर माइनस एक्स बी वेक्टर। मतलब फंडा केवल सिंपल है कि जो भी ऑब्जर्वर होगा उसके वेक्टर को हमेशा क्या करना है? माइनस। जैसे यहां ऑब्जर्वर कौन है? बी, तो बी का वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस। जैसे मैं अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर? वी ए बी। इस वी ए बी को पढ़ना समझेंगे बार बार। ऑब्जर्वर कौन? बार बार ऑब्जर्वर बी। देख किसको रहा है? ए। क्या बनेगा फॉर्मूला? वी। और इसको फॉर्मूले को ऐसे याद मत रखो, ऐसे याद रखने में वही लोचा हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। गलती किसकी हो जाएगी? वेक्टर की। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो आपको लगेगा 5 में से 5 गया 0, लेकिन क्या पता ये 5 आई कैप है और ये 5 जे कैप हो। तो हमेशा किसके साथ याद रखना है? वेक्टर के साथ। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन। और ये मेरे पास हो जाएगा ए ए माइनस ए बी। तो इसमें जो फंडा है वो सिंपल सा क्या है कि ऑब्जर्वर के वेक्टर को माइनस कर दो, बस सब्ट्रैक्ट कर दो। वेक्टर क्यों बोल रहा हूं? अगर पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन को माइनस करो, वेलोसिटी वेक्टर है तो वेलोसिटी को माइनस करो, और अगर एक्सीलरेशन वेक्टर है तो एक्सीलरेशन को माइनस करो। क्या टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है? अब रियलिटी में तो करता है। रियलिटी में तो मून पे जो टाइम होता है और हमारा जो है टाइम है वो अलग अलग है, लेकिन फिजिक्स में, मैकेनिक्स में हम टाइम को क्या मानते हैं? सेम नहीं, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? वो जो चीज टाइम पे, जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। जैसे आगे जाके इसको आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इनवेरियंस। चार्ज क्या है? इनवेरियंस है, क्योंकि चार्ज भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। पर इनवेरियंस क्यों नहीं बोलते? बच्चा मेरे से ही पूछता है कि सर आपने, भाई जैसे किसी ने इलेक्ट्रो भी मेरे से सीख लिया, ये भी सीख लिया, तो वो कहता है कि सर आपने इलेक्ट्रो में लिखाया था कि चार्ज जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो इनवेरियंट है। क्या है? तो वो टाइम इनवेरियंट क्यों नहीं है? तो याद रखिए कि इनवेरियंसी के लिए दो चीज चाहिए होती है। एक तो फ्रेम इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है, और दूसरा चाहिए होता है वेलोसिटी के साथ भी इंडिपेंडेंट हो। चार्ज वेलोसिटी के साथ भी क्या रहता है? इंडिपेंडेंट, लेकिन टाइम चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर स्पीड ऑफ लाइट से तेज चलोगे, वैसे तेज तो कुछ चलता नहीं, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में चलोगे, तो आप वो सारे सवाल कौन से हो गए जिनमें क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स आ जाएगी। तो उस समय टाइम क्या हो जाएगा? चेंज। मैं क्या बोल रहा हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको? मैं बोल रहा हूं कि टाइम को इंडिपेंडेंट अपॉन द फ्रेम बोलते हैं, इनवेरिएंट नहीं बोलते। दो शब्द होते हैं फिजिक्स में, इनवेरिएंसी ऑफ फिजिकल, इनवेरिएंसिटी या इनवेरिएंटनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, और फ्रेम इंडिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइम क्या है? फ्रेम इंडिपेंडेंट माना जाता है, लेकिन अगर कोई वर्ड टाइम इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट नहीं होता है। क्योंकि इनवेरिएंट शब्द का मतलब होता है कि वो ऑल टाइम क्या रहे? फ्रेम पे डिपेंड नहीं करे। ऑल टाइम मतलब वेलोसिटी चेंज करोगे तो भी टाइम पे डिपेंड। जैसे मास है, मास फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता ना भाई। मास कहां करता है? 6 किलो का आदमी लिफ्ट में जाकर तो भी कितने का है? 6। और रीडिंग अलग होती है। रीडिंग को क्या बोलते हैं? वेट।
वेट में जी आ गया। मास कभी चेंज, लेकिन मास को क्या नहीं बोलते, इनवेरिएंट नहीं बोलते, क्योंकि मास में वही दिक्कत आ गई। रेस्ट मास सुना है ना अभी मॉडर्न में, m बराबर m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में कोई पार्टिकल की स्पीड हुई तो मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन चार्ज में ऐसा कोई फॉर्मूला, मतलब चार्ज वेलोसिटी के साथ चेंज, तो चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट। खैर अब सवाल करते सिंपल। अब यहाँ पे आपको सिर्फ पहचानना है कि ऑब्जर्वर कौन। ऐसा रिलेटिव के सवाल ही कैसे पहचानते हैं, तो कई बार तो खुद ही लिख देगा फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ये तो बहुत ही सिंपल लाइन हो गई। अब वो इस लाइन के अलग अलग वेरिएंट्स बनाएगा। पहले क्या बोल देगा, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी। तो ये अच्छा एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब क्या है, जैसे ये है, इसमें तो कोई फ्रेम लिखा ही नहीं मैंने, तो जिसका कोई नहीं उसका ग्राउंड, तो ये किसके फ्रेम में है, ग्राउंड के। और ग्राउंड के फ्रेम को हम क्या मान लेते हैं, एक्चुअल। लेकिन ध्यान रहे एक्चुअल शब्द का कोई मतलब, कोई पूछे सर एक्चुअल रेस्ट क्या होता है, एक्चुअल रेस्ट तो कुछ नहीं होता। एक्चुअल वेलोसिटी क्या होती है, कुछ नहीं होती। लेकिन यहां एक्चुअल का मतलब क्या है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं आया समझ में। मैं बोलूं कि सी ने पी को देखा, अब इसका मुझे बताइए वेलोसिटी का और रिलेटिव में कैसे लिखोगे, कौन ऑब्जर्वर। अब देखो यही नहीं आ रहा तुम्हें, कौन, कोई सी बोल रहा है कोई पी बोल रहा है। बहुत बड़ी बात है तुमने देखा नहीं बोला ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर दो ही तो होंगे, सी या कौन है, किसने देखा है, सी ने। तो अब कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू सी, ऐसे बनाना पड़ेगा इसको। और क्या बनेगा फॉर्मूला, वीपी माइनस वीसी। अरे बोलिए, बार बार बोल रहा हूं किसके साथ याद रखो, वेक्टर, क्योंकि मैं यहाँ 1D 2D एक साथ पढ़ा रहा हूं, तो वेक्टर के साथ आपको दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। आई कैप जे कैप है तो वेक्टर का तो बहुत रोल हो गया। 1D होता है तब तो कोई लोचा ही नहीं है कि एक प्लस है और एक माइनस। बोलो, तो लिखो पहला सवाल। A train is moving due north with 20 किलोमीटर पर आवर। कल सिलेबस आ चुका है टेस्ट का, सिलेबस में केवल और केवल एरर इंस्ट्रूमेंट है। एनएलएम तो आगे स्टार्ट करूंगा ना इसके बाद, 14 तारीख को है ना, तब तक एनएलएम के कम से 5-6 लेक्चर हो जाएंगे। तो एनएलएम आएगा, इसके बाद एनएलएम स्टार्ट करूंगा। तो एनएलएम आएगा, देखो आपकी 2 फिजिक्स चलेंगे, इसलिए एक फिजिक्स भी चलती रहेगी एक भी चलती रहेगी, 2 फिजिक्स चलेंगी। तो एनएलएम चलेगा एक तरफ से, उस दूसरी तरफ से क्या आ रहा है, मॉडर्न आएगा। पीछे का कुछ बोला क्या सर ने, काइनेमेटिक्स तो आएगा ही आएगा। पहले मेरा बता देता हूं मैं, काइनेमेटिक्स एरर इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन में मैं दूंगा, तो एरर इंस्ट्रूमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन नहीं, एरर और इंस्ट्रूमेंट खाली, डायमेंशन यूनिट नहीं, वो अगले वाले पार्ट में दूंगा। 2 पार्ट में तोड़ दिया मैंने, एरर और इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ज्यादा क्रूशियल वही है। डायमेंशन और यूनिट वाले सवाल तो हम कर पाते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट हम तभी कर पाएंगे जब इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा होगा। तो इस वाले टेस्ट का सिलेबस है एरर इंस्ट्रूमेंट, काइनेमेटिक्स और एनएलएम मेरी तरफ से, अफसर की तरफ से सर से पूछ लेना। ठीक, लिखिए ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ विद 20 किलोमीटर पर आवर। A bike is also moving on a horizontal road. A bike is also moving on a horizontal road. A person sitting under a tree, a person sitting under a tree observes that a person sitting under a tree observes that bike is at 37 degree north of east. Bike is at 37 degree north of east.
ये उसकी एक्चुअल है कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है? कौन? अब पर्सन कहां बैठा हुआ है? पेड़ के नीचे, तो ग्राउंड ही हो गया, तो उसकी एक्चुअली हो गई है। तो पूछा क्या है, कितना बोला आप? रेन क्या बोला? अ पर्सन ऑब्जर्व्स दैट 37 degree north of east with the same speed as that of train, with the same speed as that of train, as that of train. Find, दो पार्ट में है क्वेश्चन। पहला, स्पीड ऑफ ट्रेन with respect to bike rider, speed of train with respect to bike rider, और दूसरा स्पीड ऑफ बाइक राइडर। अब मैंने दूसरे वाले में तो फ्रेम दिया ही नहीं है, तो कौन हो गया? ग्राउंड हो गया। स्पीड ऑफ बाइक राइडर, हाँ जी। तो प्रोजेक्टाइल से रिवाइज करना शुरू करना आज से, टेस्ट के वीक तक मत स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। उल्टा, पहले प्रोजेक्टाइल पढ़ो, उसके बाद फिर 1D पढ़ो, उसके बाद ग्राफ पढ़ो। अपने आप 2 या 3 दिन में पूरा काइनेमेटिक्स रिवाइज हो जाएगा। पहले समझिए हमें निकालना क्या है। सवाल को पढ़ के एक लाइन समझ में आनी चाहिए कि पहले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू बाइक, VTB निकालना है। ये समझ में आया क्या? पहले सिंबल बनाना आना चाहिए। अब VTB का फॉर्मूला क्या होता? अरे कुछ तो बोला करो यार। VT माइनस VB। अब आपने सोचो ये दोनों चीज पता है कि नहीं है? क्या ट्रेन की वेलोसिटी पता है और वेलोसिटी सा, तो आपको दिशा भी पता है कि नहीं है? दूसरा, बाइक की स्पीड पता है क्या? तो अभी मान लो बाइक की स्पीड नहीं पता है, तो सवाल को और अच्छे से पढ़ते हैं। यहां पे समझ में आ गया कि लोचा अभी ये नहीं दिख रहा है मुझे, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के नीचे सोचते हैं और आगे पढ़ो सवाल को। अ पर्सन सिटिंग अंडर अ ट्री, तो क्या पर्सन चल रहा है कि रुका हुआ है? तो रुका हुआ मतलब वो ग्राउंड ही हो गया। तो वो क्या फील कर रहा है? तो वो जो भी फील कर रहा होगा वो एक्चुअली किसके रेस्पेक्ट में हो गई? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। पहले समझिए, जो आदमी रुका हुआ है, तो रुका हुआ है मतलब वो किस पे बैठा हुआ है? ग्राउंड। तो वो खुद भी क्या बन गया? एक ग्राउंड। तो उसने ऑब्जर्व किया कि बाइक ऐसे है, तो बाइक की एक्चुअल स्पीड कौन सी हो गई? वही हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ बाइक क्या हुई? 37 डिग्री नॉर्थ। तो पहले तो हमें ये ड्रॉ करना आना चाहिए, वेक्टर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो मैंने बताया उल्टा पढ़ते हैं, पहले क्या देखना है? ईस्ट। ईस्ट कौन सा हुआ? ये, उसका कितना? 37 डिग्री। और स्पीड कितनी है? सेम, कितनी? 20। ये लो, इसका वेक्टर फॉर्म बना दो। तो वेलोसिटी ऑफ बाइक कितनी होगी बता? 20 cos 37 आई कैप प्लस 20 sin 37 जे कैप। अब अगर आपने वेक्टर के साथ नहीं लगाया होता तो 20 माइनस 20 आंसर 0। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बाइक 20 cos 37 कितना हुआ? 4/5 कितना आएगा? 16 आई कैप, और ये 12 जे कैप। ये आ गई बाइक की स्पीड। अब ले लो इस पे, तो VTV कितना आ जाएगा? VT कितना है? 20 जे कैप, क्योंकि नॉर्थ में है जे कैप, फिर माइनस 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। अब सॉल्व कर लो। मैंने स्पीड पूछी है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैंने स्पीड तो पूछी है, पहले सवाल में क्या पूछा है? स्पीड। तो ये कितना बचेगा? माइनस का 16 आई कैप और प्लस का 8 जे कैप। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 8 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? माइनस का 2 आई कैप प्लस जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड लो,
तो 8 तो एल्टिज रहेगा और इससे कितना हो जाएगा √5। क्या हुआ, सही है, 8 √5। तो आप समझ गए, अगर आपको वेक्टर में वही 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ साउथ ऑफ नॉर्थ वो आना चाहिए, क्योंकि वो तो इस सवाल में पूछ सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली आप ढंग से देखोगे तो आप वापस से क्या पढ़ रहे हो, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब अपन क्या कर रहे हैं, सवालों का सीक्वेंस सेट कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको जनरलाइज करके दिखाया है कि आपको 1D 2D दोनों में सवाल मिक्स मिल सकता है। अब कराते वक्त क्वेश्चनों में मैं पहले किसे सवाल करा रहा हूं, 1D के और फिर 2D के। तो लिखो रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 1D। हाँ बेटा, स्पीड ऑफ बाइक तो यही वाली हो गई, पर इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो 16 और 12 का मैग्नीट्यूड वापस से कितना जाएगा, 20। स्पीड ऑफ बाइक तो वही होगी ना, विद द सेम स्पीड ही तो है, तो उसकी तो वही होगी जो किसकी होगी, ट्रेन की। कितनी, 20। नींद तो खैर जगाना पड़ेगा अपने आप को। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, सितंबर आ गया भैया, पता भी नहीं लगता। देखो आप, यही तो लगता है जीवन का सच, यही है। एक उम्र के बाद उम्र बहुत तेज जाती है, मतलब वक्त बहुत जल्दी निकल जाता है। अभी लगता है कि अभी तो हमें सेटल ही नहीं हुआ कोटा में, अभी तो मैंने शेड्यूल ही बनाया है सर, और सितंबर आ गया। और अब कोर्स भी 4 क्लास चलेगी, 2 फिजिक्स चलेंगी, तो उलझनों में सुलझनों में 1 महीना और निकल गया। अक्टूबर आते दिवाली आ जाती है, और दिवाली आने में चाहे 10 दिन हो, लेकिन दिमाग में पहले आ जाती है। तो लगभग सेशन आधे से ज्यादा निकल जाता है। इसलिए अब थोड़ा सा सीरियस होके, सीरियस का मतलब ये नहीं कि मुंह सीरियस बना लो, सीरियस का मतलब होता है कि आपका सिस्टमेटिक एक तैयारी हो, आपको प्लान पता हो अपना कि मैं ऐसे पढ़ूंगा, ये छोड़ूंगा, ये मेरा बैकलॉग हो गया है, ये वो हो गया है। थोड़ा तो प्लानिंग करनी पड़ती है बैठ के 20 मिनट यार खुद के मन में। और हर किसी की प्लानिंग अलग है, मैं जनरलाइज थोड़ी बता सकता हूँ। आपके लिए अलग प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी की बायोलॉजी की बैकलॉग, किसी की केमिस्ट्री की बैकलॉग, किसी की फिजिक्स की बैकलॉग, तो उनके लिए एक आइडियलिस्टिक प्लान बन ही नहीं सकता। लिखिए अगला क्वेश्चन, ओ रिलेटिव मोशन इन 1D। और 1D में तो बहुत ही आसान क्या हो गया कि एक दिशा प्लस और एक दिशा माइनस, तो आप आई कैप जे कैप से मुक्ति ले सकते हो। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि आप तो कोशिश करो कि फॉर्मूला ही याद किसमें रखो, वेक्टर। देखो होता क्या है बेटा, जब आप v1 माइनस v2 याद रखते हो तो लिखते वक्त भी आप स्पीड लिख देते हो, लेकिन अगर आप याद ही ऐसे रखते हो तो आपको हमेशा ये एरो दिखता रहता है, और ये एरो आपको इस बात का ज्ञान देता है कि ये क्या है, वेक्टर है। इसलिए याद ही हमेशा एरो के साथ ही रखना है। अब मैं बोल रहा हूं कि 1D में फायदा और क्या हो सकता है। 1D में ये फायदा है कि जैसे अगर आप देखें तो VAB अगर आप लिखें, जैसे एक सवाल बना ले, मान लो कि एक इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से A वाला पार्टिकल, और B वाला पार्टिकल इधर ही जा रहा है लेट सपोज 30 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, ये स्पीड किसके फ्रेम में है, ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में B कितने जा रहा है, 30, A 10। अब मैं पूछ रहा हूं मान लीजिए VAB, तो पहले तो इसको पढ़ना सीखिए, कौन है ऑब्जर्वर, क्या पढ़ोगे इसको, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो हमें तो सर फॉर्मूला याद है कि आपने जो पूछा है वो ऐसे निकालना है, वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। तो कैसे निकालता, वी ए कितना 10। अब आई कैप को चाहे आप खा सकते हो, आपको समझ में आ गया ये दिशा क्या है प्लस, तो पीछे वाली माइनस, और चाहो तो आई कैप लगा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 10 माइनस क्या आएगा, 30 सेम दिशा में, तो क्या रहेगा माइनस, क्या होगा माइनस का 20। माइनस क्या दिखा रहा है कि अगर मैं इसको रोक लूं तो ए वाला 20 से कहां जाता दिखेगा, पीछे। अच्छा, एक तो ये विद रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू का मतलब होता है अगर वो रेस्ट पर होता तो क्या होता। जैसे समझो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी होगी, पक्का फॉर्मूला भी कह रहा है, वी बी माइनस कितना, मेरे फ्रेम में मैं हमेशा
मतलब मैं अगर अपने आप को फ्रेम बना रहा हूं तो मैं खुद किस पे हो गया? अरे मेरी बात समझो, अगर किसी को फ्रेम बनाया जाता है तो वो खुद किस पे हो गया? रेस्ट पे। तो अगर बी चल रहा, क्या बी चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन मैंने बी को क्या मान लिया? ऑब्जर्वर। तो बी खुद किस पे? तो बी रेस्ट पर है, तो उसे ए बी से दूर जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, मैं अगर ऐसे निकालता वी बी ए, ऑब्जर्वर कौन? क्या बनाओगे फॉर्मूला? वी बी माइनस वी ए, क्या लिखेगा पता? वी बी 30, ये क्या आया है? प्लस। मतलब ए को बी कहां आता दिखेगा? आगे। अगर ए रुका हुआ रखे तो उसे क्या लग रहा होगा? बी कहां जा रहा है? आगे। कितने से? 20 से। और अगर बी से पूछोगे तो बी को क्या लगेगा? ए कहां जा रहा है? पीछे। कितने से? 20 से। ये केवल फॉर्मूले से नहीं, फील आनी चाहिए कि रिलेटिव का मतलब क्या है। रिलेटिव का मतलब होता है कि अगर उसे रोक लिया जाए तो दूसरा ऑब्जर्वर या दूसरा पैरामीटर कैसा दिखाई देगा। और क्या, v रोक ले जाए मतलब अगर v को फ्रेम बना लो तो v को अपनी स्पीड तो दिखेगी नहीं, तो इस पर बैठ के अगर इसको देखोगे तो ये कहां से अपने दिखेगा? पीछे। तो पहली बात तो फ्रेम बनाने का मतलब क्या है? उसे क्या कर दो? रेस्ट पर। और उस रेस्ट पे कैसे लाओ? उस पे बैठ जाओ। और बैठने का मतलब वो खुद तो रेस्ट पे हो गया। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए सर ऐसा उल्टा हो जाता, दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, मतलब एक ही तरफ ऐसे आ रहे हैं कि मान लो दूसरा सवाल ऐसे बना दो कि ये वाला इधर आ रहा है 20 से और ये वाला इधर आ रहा है 30 से, ये बी और ये ए, और मुझसे वापस से क्या पूछा है? ए बी निकालो। पहले बात तो ऑब्जर्वर कौन? बी। तो हमें वेलोसिटी की पता होनी चाहिए। क्या लिखोगे बताओ? वी ए डायरेक्ट लिख दो 20, अब माइनस सीधा आपने लगा दिया तो 30, तो आपको क्या लगता है आंसर? माइनस का 10। लेकिन आपको पता होना चाहिए खुद क्या है? वेक्टर। तो वेक्टर में क्या आता है? ये माइनस फॉर्मूले में, और एक इसकी दिशा कहां है? पीछे। तो माइनस का 30, तो कितना हुआ? 50। 50 का मतलब कि अगर, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए पे बैठेगा बी पे बैठेगा, अगर बी पर बैठो तो ए 50 मीटर पर सेकंड से राइट में, आगे पीछे नहीं, राइट में जाता दिखेगा। ये बात समझ में आई? अब लिखो, रुको रुको, ये तो है फॉर्मूले से सीख सोचना। अब हमने इसे और आसान कर रखा है कि बार बार फॉर्मूला थोड़ा लगाएंगे। क्या? सिंपल वेक्टर के साथ कि वी ए माइनस वी बी का तात्पर्य, सर आपने वेक्टर में हमें सिखाया था कि घटाना तो कुछ होता ही नहीं है, हर घटाना नेगेटिव का जोड़ना है, और जोड़ना हमें आसान लगता है। हर घटाना नेगेटिव का, और नेगेटिव किसको कर रहे हो? जो ऑब्जर्वर है। तो इसका एकमात्र फंडा सबसे आसान और सबसे जल्दी होगा, वो क्या होगा? ऑब्जर्वर के वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर दो, बस ये लो, सबसे आसान। अब सर मैं कब कौन सा लगाऊंगा? मैं ये वाला लगाऊं कि ये वाला लगाऊं? अरे जब तुझे आई कैप जे कैप की फॉर्म पता हो, एरो नहीं पता हो, क्या पता हो? फॉर्म, आई कैप कंपोनेंट फॉर्म पता हो तो ये लगा दे, और एरो पता हो कि 20 इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो उस एरो को क्या कर दे? उल्टा करके ऐड कर ले। जैसे इसी फंडे को लगाते हैं यहां पर। कौन है ऑब्जर्वर? तो बी को रोको। अब बी को रोकेंगे तो बी के वेक्टर को क्या करना है? उल्टा। कहां आएगा उल्टा? इधर। अब इस पे जोड़ना है। इस पे आगे कितना है? पीछे। तो नेट, अरे वापस तो इस पे दो वेक्टर हो गए ना, आगे कितना? पीछे। तो बचा कितना? कहां? पीछे। इसमें देखो, यहां ऑब्जर्वर कौन? बी को रोको। बी को रोको तो बी का वेक्टर क्या करना है? उल्टा। आगे कितना है? और कितना? तो कितना? कहां? आगे।
अरे यार नहीं आया। अच्छा मैं बताऊं आपसे और पूछता हूं, मान लीजिए एक जा रहा है नॉर्थ में और एक जा रहा है इधर ईस्ट में, ये है 10 और ये है 10। मैं देखता हूं आपको फॉर्मूले के साथ साथ इससे भी आ रहा है कि मेरी ट्रिक से। मैं आपसे पूछ रहा हूं वी बी ए बताओ डायरेक्शन के साथ। तो वी बी ए में पहला ऑब्जर्वर कौन है? ए। अब कौन है ऑब्जर्वर? ए को रोको। तो ए को रोकेंगे तो ए की स्पीड को उल्टा कहा? इधर। तो इस पे इधर कितना है? नीचे भी। तो आंसर 10√2। अरे यार, और डायरेक्शन बीचों बीच आएगा। ये कितना? वेस्ट। तो क्या लिखोगे? 10√2 साउथ वेस्ट। और सर फॉर्मूले से करके दिखाओ। फॉर्मूले से कर ले। फॉर्मूले से कैसे लिखता? वी ए बी, सॉरी वी बी ए निकालना ना। बोलो क्या लिखते फॉर्मूला? वी बी ए, वी बी माइनस वी ए। अब अगर वेक्टर नहीं लगाते 10 माइनस 10 जीरो। अगर वेक्टर नहीं लगाते 10 माइनस 10 जीरो। तो वेक्टर ध्यान रखना। वी भी बोलो -10 आई कैप और -10 जे कैप। अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ? थर्ड। और दो नेगेटिव है ना, कौन सा कोऑर्डिनेट? और थर्ड में एक साउथ और एक वेस्ट। तो इससे भी आंसर वही आया। अरे फिजिक्स गलत थोड़ी होगी भाई। तो चाहे उल्टा करके ऐड करो चाहे फॉर्मूले से करो, दोनों में आसान कौन सा होगा? ये वाला है। इसलिए मैं हमेशा ऐसे बता रहा हूं। ठीक, अब नोट कर लो। आप किताबों में एक फॉर्मूला और लिखा देते हैं क्या? सर 1D में स्पीड निकालनी है तो आप सेम दिशा में है तो माइनस कर लो, अपोजिट में है तो प्लस, सेम में है ये दोनों, माइनस करो, बड़ा माइनस छोटा। 30 माइनस 10 कितना? 20। ये किसमें? अपोजिट। ऐड करो 50। अब ये याद रख लेंगे लेकिन समझो ये आया कैसे होगा। ये माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि फॉर्मूले में क्या है बीच में? माइनस। ये प्लस क्यों हो रहा है? फॉर्मूले में तो क्या है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो माइनस माइनस प्लस। लिख लो फटाफट। कौन सा? बिल्कुल 100% लगा, लेकिन 1D में लगेगा। बी को कांस्टेंट नहीं, बी को रोक के। बी को ऑब्जर्व करेंगे तो -20 तो आई है। उल्टा करके ऐड करके केवल स्पीड आती है, दिशा नहीं आती। उल्टा करके ऐड करने से हमेशा स्पीड, वो उल्टा करके ऐड करके नहीं, सेम में माइनस अपोजिट में प्लस, उससे केवल क्या आती है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किससे आ जाएगी? उल्टा करके ऐड करने से हमेशा आ जाएगी। उससे उल्टा करके ऐड करने से आपको हमेशा वेक्टर ही मिलेगा पूरा। तो इसको उल्टा करके ऐड करो तो उल्टा करेंगे तो 30 इधर 20 इधर, तो नेट कितना बचा? माइनस का 20। अपने यहां माइनस दिख जाएगा। लिखने में तेज रखो भाई, ऐसे स्लो थोड़ी लिखते हैं यार। लिखेंगे भी स्लो, समझेंगे और स्लो। कोर्स होना चाहिए तेज। हाँ जी चलिए। ले भाई।
और देखिए, मतलब बोलता कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इस पे एक्सीलरेशन है पीछे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये कोई दूसरा पार्टिकल है बी, इसकी वेलोसिटी है इधर 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सीलरेशन है इधर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, acceleration of A with respect to B, acceleration of B with respect to A। उसी इंस्टेंट पे ये सब। उल्टा करने के फंडे से करो, कैसे भी करो, आप देखिए। हाँ जी, इसमें कौन है ऑब्जर्वर? बी। तो बी की ई क्या निकाल रहे हो आप? वेलोसिटी। तो पहले किसको ध्यान रखना है? वेलोसिटी पे। किसको बनाना है ऑब्जर्वर? तो बी को रोक लो। अरे बोलो, बी को रोका। बी की स्पीड देखना है कि ए देखना है? स्पीड कितनी है? 20। इसको रोका तो 20 कहाँ आएगा? आगे। 20 और 10 तो 30 कहाँ जाएगा? राइट साइड में। मतलब अगर बी रुका हुआ होगा तो ए कितने से आता हुआ लगेगा? 30 से। ए बी कौन है ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर कौन है? बी। तो अब क्या देख रहे हैं? एक्सीलरेशन। तो बी का उल्टा करें तो बी को रोकेंगे, बी का ए इधर मिलेगा। अब इसका ए कहां है? पीछे। कितना? 2। इसका 4 आगे। कितना बचेगा? 10 हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां पर? राइट में। अरे यार, तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में फोटो बनाऊं, विद रेस्पेक्ट टू बी में फोटो बनाऊं, तो फोटो पता है क्या लगेगी? तो बी तो यहां पर रुका हुआ है, अरे बी किस पे हो गया, और ए कहां आ रहा होगा? आगे राइट साइड में। कितने से? 30 से। और इसका एक्सीलरेशन भी कहां है? राइट साइड में। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोटो लगेगी इसको। अगर मैं बी को रोक लूंगा तो ए कितने से आता दिखेगा, और उसका एक्सीलरेशन भी कितना दिखेगा उसको? 2। ये फोटो होगी इसके रेस्पेक्ट में। तो अब वही बात ना कि रेस्ट एंड मोशन आर फ्रेम डिपेंडेंट। बी ग्राउंड से देखने में कितने से चलता है? 20 से। और बी के रेस्पेक्ट में ए कितने से आता दिख रहा है? 30 से। हाँ, अब इसमें बताओ। अब इसकी वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। कौन है ऑब्जर्वर? ए को रोको। अब क्या देखना है? एक्सीलरेशन। गलती क्या होगी? हम वेलोसिटी देख लेंगे। ए देखो, ए को रोकेंगे तो ए का बनाएंगे आगे। अब इसमें 4 पीछे, 2 आगे। क्या बचेगा? माइनस का 2। और ये माइनस क्या दिखा रहा है? बस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट। कुछ कुछ आया दिमाग में? ये वाला सोचो। मोशन अंडर ग्रेविटी है तो इसमें एक्सलेशन तो दिख ही नहीं रहा। कौन है? जी।
हाँ जी, हो गया। देखते हैं, पहले क्या निकालनी है, वेलोसिटी। अब कैसे निकालेंगे, कौन है ऑब्जर्वर, बी। बी को रोक लूं, बी को रोक ले तो बी की स्पीड क्या करूं, उल्टा। तो इस पे 20 का है और 40 भी ऊपर, तो क्या आएगा 60 मीटर पर सेकंड से कहां जाएगा, अपवर्ड। नाउ द पॉइंट इज हाउ यू विल डिफाइन द एक्सेलरेशन। अच्छा मैं आपसे पूछूं, बताइए ए कितना है, ए इसमें कौन है ऑब्जर्वर, ग्राउंड, तो कितना है -g। अरे ये कैसे लिखा आपने, यहाँ ऑब्जर्वर कौन है, ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो इस पे क्या लग रहा है, जी। इसमें भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या लग रहा है, जी। और जी हमेशा कहां लगता है, डाउनवर्ड्स। अच्छा बी का एक्सेलरेशन वो भी कितना है, माइनस का जी। नाउ द पॉइंट इज हमें क्या निकालना है, ए बी। किसको बनाना ऑब्जर्वर, बी पे जी कहां है, इसको उल्टा करो, उल्टा करूंगा तो इस पे जी कहां है और उस पे जी, जी से जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर 0 आएगा, नहीं आया। अच्छा 0 आएगा ये बात कंफर्म है, क्यों, तो मैं एक लाइन बना दूं, जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन होंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 ही होगा। सोच लो, मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चनों में हमेशा एक्सीलरेशन कौन रहेगा, जी। कहां, अब एक पे भी जी दूसरे पे भी, तो दोनों में जब जी होगा तो उल्टा करके जब एक को ऐड करोगे तो हमेशा रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, तो एमयूजी के क्वेश्चनों में ए रिलेटिव 0, तो इसके नीचे लिखेंगे लाइन, इन इन एमयूजी वाले क्वेश्चंस, इन एमयूजी वाले क्वेश्चंस ए रिलेटिव बराबर 0। इन एमयूजी वाले क्वेश्चंस ए रिलेटिव को ऐसे लिखना, ए के नीचे REL, ए रिलेटिव इक्वल टू 0 होगा। रिलेटिव मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का, लेकिन क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 है, नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, -g। हेलो, अब समझिए, मैं आपसे बोलूं, नोट डालिए, नोट में लिखिए, ए रिलेटिव 0 कब कब हो सकता है बताओ, ए रिलेटिव 0 कब कब होगा, जब दोनों का एक्सप्रेशन सेम हो, या दोनों का ही एक्सप्रेशन 0। नहीं आया, मैं यहां जी नीचे है, दूसरे वाले का भी जी, तो रिलेटिव 0, और मेरा भी 0 और उसका भी, तो रिलेटिव भी तो 0। तो लिखो नोट में, टू पार्टिकल्स मूविंग विद सेम एक्सीलरेशन, two particles moving with same acceleration, और सेम एक्सीलरेशन बोला है तो दिशा अपने आप सेम हो गई। टू पार्टिकल्स, इफ टू पार्टिकल्स मूविंग विद सेम एक्सीलरेशन और विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अब कांस्टेंट वेलोसिटी हुई तो उनका इंडिविजुअल एक्सीलरेशन 0, और विद कांस्टेंट velocity, then a relative बराबर 0। जैसे इस क्वेश्चन में मैं बात करूं, इसमें अपन ने इनका a दिया है क्या, तो अपन क्या मान रहे हैं, ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, ये वेलोसिटी भी, तो इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, तो इसके रेस्पेक्ट में भी इसका 0। बोलो क्या बोले सर हम, लिखिए। अब इसमें क्वेश्चनों की थीम देखिए किस तरफ जा रही है, वापस काइनेमेटिक्स आ रही है। कैसे कि सर ए रिलेटिव ही तो आप निकालोगे इन सवालों में। अब ए रिलेटिव के दो तरीके के फंडे बन सकते हैं इसको यहां पर, सर या तो ए रिलेटिव ही क्या हो 0, या ए रिलेटिव क्या आ जाए कांस्टेंट। अब जरा सोचो कि ये है तो एक्सीलरेशन ही ना, अगर ए रिलेटिव 0 होता तो क्या होता,
तो सर v रिलेटिव क्या हो जाता, कांस्टेंट। बिल्कुल मैं समझ एक्सप्रेशन की तरह, a जीरो होता है तो v, तो a रिलेटिव जीरो तो v रिलेटिव कांस्टेंट। अरे v और v रिलेटिव कांस्टेंट, दुनिया में एक ही फॉर्मूला है टाइम निकालने का, टाइम बराबर डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी कौन सी होगी अब, रिलेटिव, अपॉन स्पीड भी कौन सी होगी, रिलेटिव। टाइम पर रिलेटिव क्यों नहीं लगाया, समय किसी का सगा नहीं होता, ये याद रखिए। टाइम का कोई फ्रेम, टाइम टाइम है, टाइम चाहे आप फ्रेम से निकालो चाहे ग्राउंड से निकालो, टाइम क्या आएगा, सेम आएगा। क्या है टाइम का फॉर्मूला और बताओ, एस रिलेटिव बटे, क्या एस बाई बी याद रखेंगे, नहीं। अगर आपने एस लिखा हुआ होता तो नीचे केवल वी लिखना होता, लेकिन अगर आपको वी रिलेटिव यूज करना है तो एस भी कैसा होना चाहिए, रिलेटिव। और एस रिलेटिव का मतलब रिलेटिव दूरी, रिलेटिव दूरी का मतलब अगर एक को रोक लूं तो दूसरे को कितना चलना पड़ेगा। तो यहां पर नीचे दे रहा है एस रिलेटिव का मतलब अगर एक रुक जाए तो दूसरा कितना चलेगा। अच्छा, अगर ए रिलेटिव कांस्टेंट हो जाए तो सवाल किसका बन गया, इक्वेशन ऑफ मोशन। बस अब इक्वेशन मोशन बनेगी कैसे, पहले क्या बनेगी, v की जगह v रिलेटिव बराबर u रिलेटिव प्लस a के आगे भी रिलेटिव और t के आगे तो कोई रिलेटिव नहीं लगेगा। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, s नहीं बोलेंगे आज से, s रिलेटिव बराबर u रिलेटिव इंटू t, t के ऊपर रिलेटिव प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो सवाल इस तरफ मुड़ जाएगा या सवाल इस तरफ पड़ेगा, पहले इसमें पढ़ेंगे ऐसे वाले सवाल जिसमें रिलेटिव, फिर कौन से पढ़ेंगे इसमें रिलेटिव, और फिर रिलेटिव क्या हो जाएगा, खत्म। ये रिलेटिव का प्रोसेस फ्लो है। क्या बेटा 30 इक्वेशन लिखूंगा ना, मैंने कॉल नहीं लिखी, वो तो सारी इक्वेशन लगेंगी ना। एस रिलेटिव का मतलब, एस रिलेटिव का मतलब बताओ, एक को रुक जाए तो दूसरा कितना चले। लिखिए पहला सवाल, लैंग्वेज में ही लिखा रहा हूं, लैंग्वेज में ही होते हैं ये। टू कार्स A and B, two cars A and B moving in opposite direction, moving in opposite direction with 15 meter per second and 10 meter per second, with 15 meter per second and 10 meter per second respectively. If initial separation between them, if initial separation between them is 100 meter, if initial separation between them is 100 meter, then find out the time when they will meet. Find out the time when they will meet. Full stop. Also find how long A will travel. Also find how long
ए विल ट्रेवल फॉर इट, मिलने के लिए ए कितना चलेगा। पहले सवाल समझे क्या है। इन सवालों की हेडिंग होती है कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे। क्या होगी? कब मिलेंगे, व्हेन एंड वेयर। अच्छा, जब कब मिलेंगे बात होगी तो क्या पूछ रहा हूं? टाइम। और वेयर मिलेंगे मतलब क्या पूछ रहा हूं? डिस्टेंस। अब जब कब मिलेंगे मतलब टाइम जब निकालना है तो टाइम के लिए आपको कोई फ्रेम की जरूरत नहीं है, टाइम तो हर फ्रेम में क्या आएगा? सेम। लेकिन अगर वो पूछ ले कहां मिलेंगे तो वो क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। और जब कहां मिलेंगे में कोई फ्रेम नहीं लिखा हुआ है तो मिलने की डिस्टेंस किसके फ्रेम में निकालनी है? ग्राउंड के फ्रेम में। बोलो। हाँ तो क्या लिखे सर? तो देखिए सिंपल बात कि दो कार है, एक कार ए और एक कार बी। बी इधर आ रही है कितने से? 10 से। अपोजिट में आ रही है ना दोनों, और ये 15 से आ रही है। अच्छा, दोनों की वेलोसिटीज में कुछ कहा नहीं गया तो वेलोसिटी क्या मानोगे? कांस्टेंट। तो इसका एक्सेलेरेशन, इसका एक्सेलेरेशन, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन भी 0। तो पहले तो हमें सबसे पहले सवाल में पकड़ना है कि ए रिलेटिव क्या है? 0। और ए रिलेटिव 0 है तो मिलने का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या है? एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब एस रिलेटिव क्या होती थी? एक को रोक लूं तो दूसरा कितना चलना है मिलने के लिए? 100, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 100 है। अरे रियलिटी में ग्राउंड के फ्रेम में तो क्या हो रहा होगा? ये कुछ चल रहा होगा और ये कुछ चलेगा, क्योंकि यहां से चलेंगे तो कहीं मान लीजिए यहां मिलेंगे, तो ऐसे मिलना निकालना मुश्किल हो पाएगा। तो क्या किया? एक को रोक लिया। एक को रोकू तो इसे कितना चलना पड़ेगा? 100। कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा? तो क्या ये रुका हुआ है कि चल रहा है? अरे रुका हुआ है कि चल रहा है? पर इसे रोकना है, और चलते को रोकने का नाम ही क्या है? रिलेटिव। पहले तो ये समझना कि रिलेटिव लगाते कब है। अभी तो पढ़ी रिलेटिव रहे हैं, लेकिन पूरी फिजिक्स का पेपर कब आएगा? पूरी फिजिक्स में हर जगह रिलेटिव में ऐसे लगाऊंगा। कैसे लगाते हैं? जब दो चीजें चल रही हो किसी एक को, तो चलते को रोकने का मतलब उसके फ्रेम में बैठ जाओ। और सवाल किसका हो गया? रिलेटिव का। बहुत जगह आएगा। अभी आपने ऑप्टिक्स से पढ़ते कि मिरर जो है, मान लो मिरर ही चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, नहीं चलता है हमारे नीट में, लेकिन मान लो मिरर ही चल रहा है ऐसा 4 मीटर पर सेकंड से। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड से। हमने जानते हैं कि अगर स्टैटिक मिरर होता तो इमेज कितनी आती है ऑब्जर्वर की? 2 मीटर पर सेकंड ही आती, लेकिन इसमें मिरर, तो क्या करें? चलते को रोक दो। तो मिरर को रोकेंगे तो कितने से आता दिखेगा? 6 से। तो रुके मिरर में ये इमेज कितनी बनती? ये कौन आ रहा है? ऑब्जेक्ट। कितने से? तो इमेज भी कितने बनेगी? 6 पे। कहा? आगे। ये कब है? जब ये क्या ये चल रहा है कि रुका हुआ है? अभी तो रुका हुआ मान लिया, लेकिन सच में तो इससे उतर जाएंगे, उतर जाएंगे। हाँ उल्टा बना दिया, इमेज इधर बनेगा। अब इसको उठ रहा है, इससे उतरेंगे, पहले से बैठ गए, बैठ के कितनी हो गई इसकी वेलोसिटी? 0। उसका 4 किसको मिल गया? इसको। कितनी हो गई? 6। अब रुका हुआ होता 6 से कहां आ रहा होता? इधर। अब इसमें से उतर जाओ, इसमें उतरोगे तो ये कितने से जा रहा था? 4। इसमें जोड़ दो, 6 और 4 10। नहीं आया सर समझ में? कोई बात नहीं, रिलेटिव तो मैं कह रहा हूं ना, फॉर्मूले से नहीं समझना है, कब लगाना है और सोचो। कोलिजन पढ़ेंगे, कोलिजन, उसमें भी सवाल वैसे मिलेंगे। दीवार चल के आ रही है साहब, दीवार कितने से आ रही है? 15 से। एक पार्टिकल इधर आ रहा है 10 से। टक्कर है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब जितने से जाएगा उतने से आएगा। तो बताओ टक्कर के बाद इसकी रफ्तार कितनी? अब सर कितने से आ रहा है? 10 से। टक्कर खा के 10 से, नमस्कार। वो केवल कब लगता है? जब दीवार रेस्ट पर। ये दीवार तो चल रही है, और चलते को रोकने का मतलब रिलेटिव। ये सोचना पड़ता है फिजिक्स में, केवल एक चैप्टर तक थोड़ी सीमित रह सकते हैं यार।
इसे रोक दूं, मतलब दीवार को क्या मान लूं, मैं कराऊंगा ये सब सवाल कोलिजन में, रेस्ट पे और यही तरीके से सिखाऊंगा। वहां भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाया भाड़ में, कितने से रोक दिया, रेस्ट। तो ये कितने से आता दिखेगा, 25 से। अब अगर ये रुका हुआ होता तो कितने से बढ़ा, तो जाता भी कितने से, 25। पर क्या ये सच में रुका हुआ है कि चल रहा है, तो इससे उतर जाओ, उतर जाओगे तो 15 और जोड़ दो, 25 और 15 40। पहले उस पर बैठ जाओ और फिर उससे उतर जाओ। क्या लिखाऊंगा वहां पर, स्टेप 1 बैठ जाओ, स्टेप 2 अंत में उतर जाओ। बैठने पे क्या हो गया सवाल, रिलेटिव, और उतरते सवाल हो गया वापस किसका हो गया, ग्राउंड का। और मान लीजिए ये पूरा आगे जा रहा है 10 से, तो अभी मैं कितने ज्यादा दिख रहा हूं तुम्हें, नहीं तुम्हें 10 से, और मेरे फ्रेम में मैं, लेकिन मैं उतर जाऊं तो मुझे भी कितना लगेगा, 10 से। क्योंकि जो इसकी वही काइनेमेटिक्स इनर्शिया, इससे उतरूंगा तो मेरी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 10 ही तो होगी। तो अगर मैं इससे उतरूंगा तो कितने जा रहा था, तो 15 और जुड़ जाएगा, कहां पर, आगे। 25 कहां था, 15 भी कहां गया, 25 और 15 40। ये सवाल कहां कराए जाएंगे, कोलिजन में। लेकिन समझना क्या है, दो चल रहे हुए, एक को रेस्ट पर आया, तो सवाल किसका है, रिलेटिव का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना है। हर जगह ऐसे करूंगा, ट्रक चल रहा होगा, बॉल आ रही होगी, एनएलएम फ्रिक्शन में, सब में ऐसे करना है, फंडा आप याद रखिए बस। चलिए तो कैसे करें, एस रिलेटिव बताओ, एक को रोकता हो दूसरा 100, वी रिलेटिव किसी एक को रोक लू तो 25, कितना आएगा, 4 सेकंड। अच्छा ये टाइम किसके फ्रेम में है, टाइम का कोई फ्रेम नहीं होता, मतलब 4 सेकंड बाद मिलेंगे। अब ये, अब मैंने क्या पूछा है, एक कितना चलेगा, अब एक को चलने के लिए निकालना, एक कितना चलेगा, हाउ लॉन्ग, तो क्या निकालनी है, डिस्टेंस, किसके फ्रेम में, ग्राउंड, जिसका कोई नहीं उसका ग्राउंड। अब मुझे एस की दूरी निकालनी है ग्राउंड के फ्रेम में, तो ग्राउंड के फ्रेम में तो इसकी स्पीड कितनी है, 15, क्या लगाऊंगा, ग्राउंड की स्पीड इनटू टाइम। अरे यार यहां किसकी स्पीड थी, तो दूरी भी कौन सी थी, यहां दूरी कौन सी निकालना चाहते हो, ग्राउंड वाली, तो स्पीड भी कौन सी होगी, ग्राउंड वाली, इनटू टी, और टी का तो कोई फ्रेम है ही नहीं। स्पीड कितनी आई थी, 15, टाइम कितना, कितना, मतलब 60 मीटर तो ये चलता, 40, और दोनों मिल जाएंगे। कुछ कुछ आया समझ में, और देखते हैं। चलिए एक और फंडा, सर अपोजिट में हो तो प्लस, सेम में हो तो, या उल्टा करके ऐड करो, इन सब से निकलती क्या है, रिलेटिव। कई बार सवाल रिलेटिव ही दे देता है। जैसे अगला क्वेश्चन कर लिया, नहीं, मान लीजिए एक ट्रेन इधर जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है साहब, एक बंदर रूफ पर अगेंस्ट द मोशन भाग रहा है, इधर भाग रहा है, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो पूछा क्या गया है, एक्चुअल स्पीड ऑफ मंकी। अब ये एक्चुअल मतलब, अब सर आपने क्या बताया था, उल्टा करके ऐड। पहली बात तो देखो 1 मीटर पर सेकंड में और 1 किलोमीटर पर आवर, तो पहला लक्ष्य तो क्या है, किलोमीटर पर आवर को किस बदलना, लो मीटर पर सेकंड, कैसे बोलते बताओ, कितना है, 54 को चेंज कर लेते, कितना आता, 54 इंटू 5/18, कितना आ गया, 15। मतलब ये कितने से आता है वो दिखेगा, अभी तो कुछ दिया तो 15 से आ रहा है। अब अगर आप अपने लॉजिक को कुछ नहीं जानते, केवल फॉर्मूले से सोचते, तो क्या लगाता, सर
मंकी की स्पीड निकालनी है। तो मंकी कहां जा रहा है? मंकी को सर रोक लो। तो मंकी कितने जा रहा था? 5। 5 को और जोड़ दो इधर, तो कितना होता? 15 और 5 20। और 20 कहां पर होता? इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। सरासर गलत। नहीं समझे आप? आपको ये उल्टा करके ऐड करना तो आता है, लेकिन आपको ये नहीं आता कि उल्टा करके ऐड करने से मिलता क्या है। मिलता क्या है? रिलेटिव मिलता है। क्या मिलता है? लेकिन सवाल ने यहां रिलेटिव दे रखा है। क्या लिखा हुआ है ये? विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो इसको फॉर्मूले सोच पहले तो। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बराबर क्या होता? वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। यहां मुझे ऑलरेडी क्या पता है? LHS। अरे यार कितने से? कहा? पीछे। तो क्या लगाओ? -5 बराबर मंकी की तो निकालनी है, और ट्रेन की कहा? तो मंकी कितनी आई? प्लस आया ना। मतलब ग्राउंड से देखने पर मंकी कितने से ज्यादा वो दिखेगा? 10 से। कहा? आगे। जबकि उल्टा करके ऐड करते तो कितना आता? 20। क्योंकि उल्टा करके ऐड क्यों नहीं कर रहे? उल्टा करके ऐड करने से क्या मिलता है? यहां रिलेटिव दे रखा है। अरे यार इसको सिंपल सोचो ना यार, इतना फॉर्मूला भी क्या? वैसे सोच, एक प्लेटफॉर्म मान लीजिए, ये जो ट्रेन है ये ट्रेन है और मैं वो पर्सन हूं, ठीक? मैं इधर खड़ा हुआ था, ट्रेन इधर आ रही है। मान लो मैं रुका हुआ होता तो 15 कहां जा चुका होता? पीछे। अरे 15 कहां जा चुका होता? ऐसे इस तरफ। अब मान लीजिए फिर मैं चलने शुरू कर गया, कितना? तो मैं नेट कितना पीछे गया? 10 ही तो। पहले समझ, ट्रेन के साथ 15 मंकी कहां गया? अब ट्रेन को रोक ले, मंकी कितना चला? तो नेट कितना शिफ्ट हुआ? 10 ही तो। तो वैसे भी सोच सकते हो। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि कब तो उल्टा करके ऐड करना है और कब सीधा सोचना, नॉर्मल सवाल सोचना है। उल्टा करके ऐड कब करते हैं? जब रिलेटिव। रिलेटिव पूछा है क्या यहां पर? कि रिलेटिव दे रखा है? यहां तो एक्चुअल पूछा है। बल्कि तो एक्चुअल पूछा है तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं या फॉर्मूले से करो। और एक्चुअल की जगह रिलेटिव पूछा है तो उल्टा करके ऐड करो। जैसे एक और बनाओ तो, मान लो एक रॉकेट है। रॉकेट है, रॉकेट ऊपर जा रहा है 200 मीटर पर सेकंड से, और जो गैसेस निकल रही हैं इजेक्ट आउट, वो आ रही है 120 मीटर पर सेकंड से अपोजिट विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ गैसेस। कितनी आएगी एक्चुअल स्पीड? अब उल्टा करके ऐड करोगे नहीं करूं? क्यों? करिए सवाल। फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ गैसेस। Find actual speed of gases. है समझ में? उल्टा करके ऐड नहीं करना है यहां पर। उल्टा करके ऐड क्यों नहीं करते? क्योंकि रिलेटिव ऑलरेडी दे रखी है। बोलिए क्या है आंसर? 80 कहां? नीचे ऊपर? ऊपर। वैसे सोच लो ना। अरे गैस किस में है? रॉकेट में। मान लो पहले रॉकेट कहां जा रहा है, तो गैस कितनी ऊपर चली गई? 200। फिर रॉकेट को रोक ले, गैस कितने से निकल रही है? तो नेट कितनी ऊपर गई? 80। या फिर फॉर्मूला पसंद लो, फॉर्मूले से कर लो। पहले अब क्या पता है वो देखो पहले तो। वेलोसिटी ऑफ, ये लिखना आना चाहिए भाई। वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट बराबर क्या होता? वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। अब क्या पता है? क्या पूछा है? मैंने लगा मुझे ये वाला पता है। कहां? तो माइनस का 120, ये हमें निकालना है। और रॉकेट 200 से ऊपर।
अपने आप आ जाएगा इससे आंसर। कितना आया, और प्लस में आया मतलब कहां जा रहा है, ऊपर। अगला सवाल, अब ए रिलेटिव जीरो और कहां पे था, मोशन अंडर ग्रेविटी। मान लो एक बॉल ऊपर से आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और उसी मोमेंट पर एक बॉल यहां से ऊपर चलना शुरू होती है। बोल कितने से करो, ठीक है, खुश रहे, 40 से। दोनों के बीच की दूरी, बोल दूरी तो बोल दे यार, कुछ मत बोले, मैं ही बोल देता हूं, 50 मीटर। तो लिखिए पहला सवाल, व्हेन दे विल मीट। दूसरा, हाउ लॉन्ग बी विल ट्रेवल। व्हेन दे विल मीट और हाउ लॉन्ग बी विल ट्रेवल, बी नीचे वाला माना है इस बार। हाउ लॉन्ग बी विल ट्रेवल, करो कोशिश। स्टेप नंबर 1 क्या करनी होती है, कम मिलेंगे कहां मिलेंगे सवालों में, स्टेप 1 होती है ए रिलेटिव चेक करो। ए रिलेटिव 0, तो बस एक ही फॉर्मूले से काम चलेगा। हाँ जी, पहली बात तो क्या पता लग गई, ए रिलेटिव 0। अब टाइम निकालना था दोस्त, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बना, केवल एक, एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव। एस रिलेटिव कितना, 50। एस रिलेटिव का मतलब एक को रोकता और दूसरा कितना चलता, 50। और स्पीड रिलेटिव, अब इसको रोक दू तो 50 से ऊपर कितना आया, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बाद दोनों मिलेंगे। अब मैंने क्या पूछा है, किस रेस्पेक्ट में हुआ, ग्राउंड। अब मुझे एस बी निकालना है कि बी कितना चला, तो क्या इसको एस लिख दू, यू बी इंटू टी। ये गलत, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो इसके पास एक्सीलरेशन है। अरे भाई साहब, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पे क्या है, जी। तो क्या लिखोगे एस बी का फॉर्मूला, पूरा सेकंड इक्वेशन, यू बी टी, और यू का है जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। पहले समझिए इस पे क्यों लगाया ये हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ए रिलेटिव तो 0, लेकिन ए 0 नहीं है, और दूरी किसके फ्रेम में निकाली जाती है, ग्राउंड के फ्रेम में। तो यू भी कितना है, 40। समय ऊपर से निकाल लिया कितना, 1। कुल मिला के मोटा मोटा बताऊं, टाइम किससे निकालना है, रिलेटिव से, और दूरी किससे निकालनी है, ग्राउंड से। टाइम और दूरी ग्राउंड से, तो यूटी माइनस, और समय कितना है 1, तो कितना चलेगा, 35 मीटर। तो वो अपने आप कितना चलेगा, 15 मीटर। अरे दोनों के बीच में दूरी, तो ये कितना चलेगा, 15। चाहे उसके फॉर्मूले से निकाल ले। इसकी दूरी कैसे निकालता, यूटी प्लस हाफ, क्योंकि यू भी कहां है और जी भी कहां है, नीचे। इसके लिए निकाल के देख, 10 प्लस हाफ, जी कितना, और ये कितना, 1, कितना है अपने आप, 15। कोई सा भी हो, इसमें वी रिलेटिव में ये मत सोचो कौन है, कोई सा भी निकाल लो। चलो अपन एक काम करते, किसी भी एक को रोक कर फिक्स कर लो, तो किसी भी मन में रोक ले, किसी भी एक, किसको रोका, चलो ऊपर को रोका, तो कितना चलेगा, नहीं चलेगा कितना, 50। और वी रिलेटिव तो कितना है, तो ये मैग्नीट्यूड तो निकालना है, क्योंकि टाइम में हमेशा कहां आएगा, मैग्नीट्यूड से तो आएंगे। हाँ
भाई उसकी स्पीड जीरो जीरो थोड़ी है, जीरो होती तो कितना चलता 5। हेलो, क्या करें यार बताओ, सवाल तो ऐसे सोचना पड़ेगा। अभी हमें कुछ करा ही नहीं था भाई, ये सब बच्चे वाले सवाल हैं, केवल फील को बता रहा हूं कि रिलेटिव कैसे सोचना है। अभी सवाल टेढ़े मेढ़े भी मिलते हैं, ये तो एस रिलेटिव दिख रहा है, अभी दिखेगा ही नहीं एस रिलेटिव। मतलब कैसे सुनना, आप समझना सवाल को। एक को फेंक दिया 60 से, कितने से 60 से फेंक दिया, 4 सेकंड बाद दूसरी बॉल को नीचे से फेंका। अब 4 सेकंड में वो कहां पहुंच गई, ऊपर। A ball is thrown upwards. A ball is thrown upwards with 60 meter per second. A ball is thrown upward with 60 meter per second. After 4 seconds, after 4 seconds, कितने से फेंका है मैंने, तो 4 को कितना कर लो, 8 कर लो, मजा आएगा। After 8 seconds, another ball is thrown upward with same speed. Another ball is thrown upward with same speed. Then find when they will meet and where they will meet. When they will meet and where they will meet. जब मैं where पूछ रहा हूं तो आप याद रखो बाय डिफॉल्ट मैं ग्राउंड से पूछ रहा हूं। वैसे तो ऑप्शन से चेक करो कि आपके ऑप्शन में ग्राउंड से या ऊपर से है, पर मैंने खुद ने बोल रहा है कहां से निकालना है, ग्राउंड से। पहले सवाल समझ लो, एक को फेंका उसके 8 सेकंड बाद दूसरी को फेंका है। टाइम कितना आएगा, दो तो कब आया, फेंकने के बाद, जबकि टाइम हमेशा स्टार्टिंग से दे रखा होता है। दस हो जाएगा। सिखाना था मुझे कि तू सही निकाल रहा है बिल्कुल, लेकिन बेटा टाइम हमेशा किसमें होता है, टाइम की सुई चलती रहती है ना हमेशा। या तो ऐसा लिखा हुआ हो 2 सेकेंड आफ्टर पी विल थ्रोन, लेकिन ऑप्शन होंगे ऐसे टी बराबर, तो टी तो घड़ी कहां से शुरू हुई है, नीचे से। बिल्कुल सही किया इसने। और आप सोचो, अब ये सोच के वाले सवाल है, फॉर्मूले से करेंगे तो भी कर दूंगा, लेकिन सिंपल करोगे तो 1 मिनट में हो जाएगा। कौन सा वाला, वो तो चलेगा चलेगा, तो वही तो लगाना है, उससे आगे तुरंत हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जरा सोच, एक जीवन में आई कब है, 8 सेकंड के बाद। अरे एक दूसरी बॉल कब आई है, 8 सेकंड में। पहली बॉल का हाल क्या है, पहली बॉल ऊपर पहुंच के 20 से, तो सवाल ऐसा सा नहीं बन गया। बस ये स्पीड भी हमने निकाल ली। अरे भाई साहब, आफ्टर 8 सेकंड क्या हो रहा होगा, पहले कोई बताओ। मैं बताऊंगी सर ये वाली बॉल ऐसे जाके ऐसे आ रही होगी, कि शेड छोड़ दी मैंने, तो ये बॉल यहां कहीं होगी। कितने से, ये कैसे निकाला सर, ये यही तो निकाला यहां से। 60 मतलब 6 में तो 0, और 2 सेकंड में ऊपर से 20, ऐसे किया था। अच्छा, दूसरी वाली बॉल आप कितने से, कितने जा रही है, 60। अच्छा, घड़ी में टाइम कितना हो चुका है अब तक, 8 सेकंड। 8 सेकंड गुजर चुकी है और फोटो ये बन रही होगी। तो अब कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, सवाल यही तो हो गया बस।
मुझे ये दूरी भी पता होना चाहिए। अभी दूरी कैसे निकालूं कि सर ये चला कितना होगा, 6 सेकंड में जो चला उसमें से 2 सेकंड का माइनस कर लो। अरे यार, यही तो है बेटा जीवन। ये एच कैसे निकालोगे, 6 सेकंड में माइनस ऊपर से 2 सेकंड। 6 सेकंड का तो याद रहता है, कहां से निकाल करो, ऊपर से हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी 6 का स्क्वायर, और ऊपर से कितना चला 2 सेकंड, तो कितनी आएगी दूरी 180 माइनस 20 160। तो ये दूरी कितनी है 160 मीटर। तो सवाल क्या हो गया, दोनों के बीच दूरी कितनी 160, और दोनों की फोटो ये बन गई। अब टाइम निकालो, तो एस रिलेटिव 160, वी रिलेटिव एक को रोक लो, कितना 80, कितना। अब ये 2 सेकंड कब आया है, बी के फेंकने के बाद। बी फेंकने का टाइम कितना हो गया, तो 8 और 2 10। 2 सेकंड तो कब है, बी के फेंकने के, जबकि घड़ी में समय कहां से चल रहा होगा, नीचे से। तो 8 में कितनी जुड़ गई 2, तो आंसर क्या लिखोगे, टी इक्वल टू 10 सेकेंड। हाँ 20 कैसे आया, 60 6 सेकंड में कितनी हो गई। अब ऊपर से 8 सेकंड निकालनी थी, 6 खत्म हो गई, बच्ची कितनी 2 सेकंड में कितनी होगी ऊपर से स्पीड, 8 सेकंड कितने से बढ़ती है 10 से, तो 2 सेकंड में कितनी हुई 20। देखो ये ब्रेक जो आ गया ना, 5-7 दिन का ब्रेक आ गया, इससे आपके दिमाग में ब्रेक आ गया ना। जबकि आप सोचो काइनेमेटिक्स आपको पूरे साल कैसे पढ़ोगे फिर आप, जब 5 दिन में आपकी हालत है। इसलिए थोड़ा सा, हाँ बोल, टोटल टाइम कितना आया 10 सेकंड के शायद, 8 सेकंड कब हो गई, जब दूसरी फेंकी, लेकिन घड़ी रुक गई कि चल रही घड़ी लगातार। तो अब 2 सेकंड कौन सा आया, बी के फेंकने के 2 सेकंड बाद, तो घड़ी में टाइम कितना हो गया 10 सेकंड। ऐसे लिखेगा आप, उन्हें ऑप्शन में होगा t इक्वल टू 2 सेकेंड आफ्टर थ्रोइंग बी। 2 सेकेंड कब है, बी के फेंकने के 2 सेकेंड बाद। लेकिन जब टाइम लिखा हुआ है, टाइम कहां से स्टार्ट होगा, जहां से स्टार्ट से घड़ी हुई है, घड़ी कहां से स्टार्ट हुई है ए के मोशन से, तो लिखना टोटल टाइम कितना लिखोगे 10 सेकेंड। अच्छा अभी तो मैंने और क्या पूछा है, व्हेन दे विल मीट, और वो हमेशा कहां से निकालना होता है ग्राउंड से। अच्छा ये कितना चला है, ये आई कब है 8 सेकंड बाद, मिलने के लिए कितनी चली है, तो 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, कितना आएगा 100। अरे ए से सवाल करना चाहोगे तो टाइम कितना लेना पड़ेगा 10, और बी से करोगे तो कितना लोगे 2 सेकंड बाद भी मिल गया इसके, 2 सेकंड में कितना चला ये बी वाला। कैसे निकालोगे दूरी इसकी, एस बी बराबर यू टी कितना 60। अब समय 10 लू या 2 लू, ये सोचना पड़ेगा 10 क्यों नहीं लिया, क्या ये 10 सेकंड चली है, ये तो आई कब है 8 सेकंड बाद, माइनस 5 इंटू 4, तो कितना आएगा 120 में से गया 20, 100 मीटर। तो सर इतना कहां सोच पाऊंगा मैं। अब देखो, और मान लीजिए आपको ये दूरी निकालने में दुख हो रहा है, कहीं वो दूरी निकालने में डाउट आ रहा है, लेकिन अलग एक चित्र बनाओगे तुरंत दिखेगा, मान लो फिर भी नहीं दिख रही दूरी, तो इसको और आसान कर ले, और बिल्कुल घिस्सू मेथड देख, ये दूरी कौन सी होगी, क्या डिस्प्लेसमेंट ही होगा, किसका, कितनी सेकंड में 8 सेकंड में। तो पहले फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लगा के 8 सेकंड में एक कितना चला वो निकाल लो डिस्प्लेसमेंट, वो अपने आप 160 ही आएगा। अरे हाफ डी स्क्वायर थोड़ी, 8 सेकंड तो कहां से आएगा नीचे से, नहीं समझे। अब मैं इसको समझ रहा हूं कि सवाल को तुम्हें और समझ में नहीं आ रहा है। एक कब फेंका है 60,
ये 8 सेकंड में कितना चलेगा वो निकाल लो। तो डिस्प्लेसमेंट तो आएगा इसका, और डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, इनिशियल सेपरेशन। कितना चलेगा ये निकाल ले, 60 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 64, कितना हुआ ये 480 माइनस 5 20, वापस से कितना आया 160, और वो आना ही है। तो मतलब अब क्या हो गया होगा, इसकी स्पीड कितनी हो गई 20, और पहली वाली कितने से जा रही होगी 60 से, और दूरी कितनी हो गई 160। अरे बोलो, तो ये दूरी निकालने के तो बहुत तरीके हैं, वो कितना चला वो भी निकाल सकते हो, या फिर वही 135 करके भी निकाल सकते थे कि ये कितना चला होगा 6 सेकंड में। 6 सेकंड में कितनी होती 36 इंटू 5 180, 180 में कितना कम करो 2 सेकंड में ऊपर से कितनी होती है 20, 160। टाइम निकालने का एक और तरीका बताऊं डायरेक्ट। मैं क्यों बता रहा हूं, क्या मुझे पता नहीं तो कंफ्यूज होगा, मुझे खूब पता है कि तू कंफ्यूज होगा, लेकिन फिर क्यों बताया जाता है ये खोलने के लिए, क्योंकि हर कोई चीज मैं तेरे हिसाब से थोड़ी बताऊंगा, कुछ चीज तो उसके लिए बताऊंगा जिसको सब समझ में आ रहा है। भाई कई बार टीचर क्या करता है, कोई हर चीज छुपा लेता है कि यार हर बच्चे के नहीं आएगी, तो हर बच्चे के लिए क्यों सोच रहा भाई, कभी उसके लिए भी सोच जिसको सब आ रहा होगा। वो इसको कैसे सोचता, जहां भी ये मिले होंगे, जहां भी ये उसकी दूरी हॉरिजॉन्टल दूरी तो सेम ही होगी, तो एक कहां जा रहा होगा और एक, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी अपोजिट, और क्या होगी सेम। अरे कभी भी मिल रहे होंगे, जब मिल रहे होंगे तो यही तो हो रहा होगा, एक कहां होगा एक, दोनों की वेलोसिटी बराबर करो, बस क्या लगा देना माइनस। मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, और कब मिल रहे हैं टी टाइम में इसकी स्पीड कितनी होती 60 माइनस 10 इंटू टी। अरे यार बराबर क्या लगाया, माइनस क्यों लगाया, एक की ऊपर एक की, अच्छा बी की कितनी चला, बी कितना चला केवल 2, तो टी माइनस 8 करना पड़ेगा। मैंने माना टी टाइम बाद मिले, तो टी टाइम किसका माना है ए का, बी कब आई है, तो इसकी स्पीड कितनी आएगी 60, तो 60 थी ना, माइनस जी कितना, लेकिन टाइम कितना आएगा टी माइनस 8, इसको सॉल्व कर से टी आएगा सीधा। ये मुश्किल है लेकिन सोच, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने, निकाल कितना आएगा 60 माइनस 10 टी इक्वल टू माइनस 60 माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस और माइनस, कितना हुआ ये 10 और 10 20, 20 टी इज इक्वल टू ये कितना हुआ माइनस 100, उधर लेके जाओगे तो प्लस कितना हो गया, टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड। अब वही बात नहीं, ये सारे मेथड मुझे थोड़ी आते हैं, बच्चे सिखाते हैं। भाई ये मैं कभी दावा कर ही नहीं रहा कि मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, मुझसे बेहतर लोगों को आती है, मैंने सीख रखी है, लर्निंग मेरी एटीट्यूड में है। बोल ये समझ में आया क्या किया, इससे आपने वो सब बचने से क्या निकाल लिया टाइम, वो दूरी पूरी कितना चला कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ज्यादातर वो टाइम पूछता है। पेन चाहिए इसके लिए, ये अकल चाहिए, क्योंकि इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, वेलोसिटी सेम करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी सा वेक्टर एक ऊपर होगा और एक, तो क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस मत लगा आंसर नहीं आएगा, उसने माइनस नहीं लगाया था जिसने किया था, इसलिए उसका आंसर नहीं आ रहा था, तो उसने मुझसे पूछा कि सर ऐसा भी तो हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, थॉट उसने दे दिया लेकिन उसको गणित नहीं लगाना है, थॉट लगाती, मैं समझ गया बात तो सही है यार। तो आप समझिए चीजें कहीं से समझो, आएगा आंसर सही अगर सही सोच रहे होंगे तो। अब यहां पे गलती से टी रख देते तो भी आंसर गलत आता, क्यों इसको टी क्यों नहीं रख सकते, ये आई कब है, तो अगर ये टी चली है तो ये तो टी माइनस 8 चलेगी, या फिर इसको टी मानोगे तो इसको टी प्लस 8, पर वो टी की वैल्यू फिर कहां से आई है यहां से, तो आंसर कितना आएगा 2। चलिए खैर नमस्कार हो गया तुम्हारा, तो कल फिर और समझेंगे और थोड़ा सोच के आना रिलेटिव को।
ठीक है ना, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, जो स्टैंडर्ड है वो कल करेंगे कि भैया एक रुका हुआ एस्केलेटर पे आदमी चलता है, फिर एस्केलेटर चले तो आदमी चलता है, वो क्या होता है स्टैंडर्ड प्रोफाइल। दूसरा, दो सवाल होता है ओवरटेक और क्रॉसिंग, दोनों फर्क क्या होता है। दो ट्रेन ओवरटेक करें और दो ट्रेन क्रॉस करें, ओवरटेकिंग हमेशा सेम दिशा से होती है। ओवरटेक का मतलब क्या है, इसको पीछे छोड़ना है, तो ओवरटेकिंग हमेशा सेम डायरेक्शन से होती और क्रॉसिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से। हेलो, तो रिलेटिव करेंगे कल। हलाइए होमवर्क, ईएलपी दीजिए। सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल पूरा करके आना है कल, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। लाओ, ईएलपी किसी के पास भी नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। चलो ईएलपी नंबर 13 में आ गए हैं हम। लिखे 13 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 7, एक ईएलपी 13, 8, 9, 8, 9, बस 11 और 12, मतलब ईएलपी 13 में क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ना है। ईएलपी 13 कंप्लीट एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 10, बस 14 तो भी पढ़ाई नहीं, रेनमैन और रिवर वाली चले मेरा मॉड्यूल में नहीं है।